सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GDGS's लर्नर प्रोग्राम। और हमने पिछले सेशन में देखा था कि यूनिटी के बेसिक्स मतलब क्या क्या रोल्स होते हैं गेम डेवलपमेंट में। यूनिटी के बेसिक्स सीखे थे, क्या स्ट्रक्चर होता है यूनिटी का, कैसे यूनिटी को हम यूज़ करते हैं। एंड आज हम स्क्रिप्टिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, कैसे यूनिटी के अंदर हम कोड लिखते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही फ़न एक्टिविटी करना चाहता हूँ आप सभी के साथ, बट आप सभी इंटरेक्टिव रहेंगे साथ में तभी। तो आप सब इंटरेक्ट करने के लिए रेडी रहिए, अपना चैट बॉक्स खोल लीजिए एंड हम स्टार्ट करते हैं। तो एक क्विज़ करने वाला हूँ मैं बेसिकली, एंड उसके अंदर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ऑप्शंस दिए जाएंगे, एंड उनका आंसर आपको चैट में बताना है। एंड जो भी सबसे पहले चैट में सही आंसर बताएगा उसको हम अपने इंस्टाग्राम पर मेंशन करेंगे एंड शाउट आउट मिलेगा उसको अब हमारे GDGC के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर। तो अपने अपने चैट बॉक्स खोल लो एंड हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टैब शोज द अकर्ड एरर वाइल डेवलपिंग अ गेम इन यूनिटी। तो देखते हैं कि किसने सबसे पहले आंसर दिया है यहाँ पर। कंसूल सक्षम कुमार अग्रवाल ने यहाँ पे सबसे पहले आंसर दिया है। तो सक्षम कुमार, आप अपनी इंस्टा आईडी मेंशन कर दो। सब इंटरेक्ट करो ना, सब मैसेज करो, सब चैट बॉक्स खोलो एंड जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का ट्राई करो। M111551NGN0 ओके। ओके, तो आपको मेंशन मिल जाएगा एंड सबको ही कोशिश करो कि सबको ही आंसर दे सके, ठीक है। यहाँ पर एक ही बच्चे ने जैसे अभी आंसर दिया, तो और भी सब ट्राई करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब आने वाला है स्क्रीन पर, ठीक है, तो सब तैयार रहना। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गेम ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय A कंपोनेंट्स, B मेन कैमरा, C डायरेक्शनल लाइट या फिर D सीन। अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में डाल दो। ओके, सबका आंसर आ रहा है यहाँ पर। सबसे पहला आंसर आया है संभव अरोड़ा का। तो संभव अरोड़ा, आपको शाउट आउट मिल जाएगा। आप अपना इंस्टा हैंडल मेंशन कर दीजिए चैट में ही। एंड लास्ट सेशन में हमने एक क्वेश्चन दिया था, तो फिगर आउट करते हैं चलिए कि किस किस ने अपना होमवर्क करके आए हैं यहाँ पर। तो लास्ट सेशन में हमारा क्वेश्चन था कि वाई फिजिक्स इज़ रिक्वायर्ड इन गेम्स। तो इसका एक सब्जेक्टिव आंसर होगा एंड जिसका भी आंसर मेरे को सबसे बेस्ट लगेगा यहाँ पर, तो मैं उसको एक शाउट आउट दिलवाऊँगा इंस्टा हैंडल पे हमारे ऑफिशियल GDGSC के। एंड अगर अभी तक आपने इंस्टा हैंडल फॉलो नहीं करा है हमारा, तो मैं इंस्टा की लिंक भेज देता हूँ, आप लोग सभी जा कर के फॉलो कर लीजिए हमारे इंस्टा को। ओके, आप सभी जाकर के यहाँ पर इंस्टा हैंडल हमारा फॉलो कर लीजिए। एंड इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन देता है सबसे बढ़िया। लेट्स सी। सक्षम कुमार अग्रवाल आंसर देना चाहते हैं, ठीक है। बोलिए सक्षम। हेलो, गुड इवनिंग। मैं सक्षम बोल रहा हूँ। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर मैं ये देना चाहूँगा कि फिजिक्स में गेम डेवलपमेंट में फिजिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि बेसिकली जो रियलिज्म वाला एस्पेक्ट होता है गेम में, हमें वो चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, हमें प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाना होता है। हमने एक बॉल फेंक की किसी गेम में, तो उसका जो प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी होगी उसको डिफाइन करने के लिए हमको फिजिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सिमिलरली हम लोग जैसे कोई कार रेसिंग गेम बना रहे हैं, उसमें कार के लिए जो फिजिक्स होती है, फॉर एग्जांपल कार जैसे मूव कर रही है, तो उसके डायनामिक्स को डिफाइन करने के लिए भी हमको फिजिक्स अप्लाई करनी जरूरी होती है। सिमिलरली कोई अगर हमको एयरक्राफ्ट सिम्युलेटर बनाना है, तो एयरक्राफ्ट में जो उसकी 3 डायरेक्शंस होते हैं, रोल, पिच और याव, उनको डिफाइन करने के लिए हमको फिजिक्स अप्लाई करना जरूरी होता है। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया यहाँ पर सक्षम ने। बेसिकली ऐसे जो यूज केसेस होते हैं, इनके लिए हमको फिजिक्स अप्लाई करना जरूरी होता है।
ग्रेट, बहुत ही अच्छा आंसर यहाँ पर सक्षम ने दिया है। एंड सक्षम, आपको तो वैसे तो एक और ऑलरेडी मिल ही चुका है मेंशन, तो हम ट्राई करेंगे और भी कुछ अगर हो पाए तो प्रोवाइड करेंगे। बाकी कैसी लगी आप सभी को एक्टिविटी, ये क्विज़ कैसा लगा? ऐसे और भी क्विज़ आगे आते रहेंगे, तो आप लोग ध्यान से लर्नर्स प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहें एंड साथ में चीज़ों को सीखते रहें। तो ये स्किल्स जब आप सीखेंगे तो आप खुद की गेम भी बना पाएंगे एंड उसके बाद भी आपको काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा सीखने के लिए मिलेगी, यहाँ से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम स्क्रिप्टिंग के ऊपर। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम कैसे यूनिटी के अंदर कोड कर सकते हैं। मैंने लास्ट सेशन में एक स्क्रिप्ट बनाई थी मूवमेंट प्लेयर नाम से। ये स्क्रिप्ट मैंने बस क्रिएट करी थी एंड इसको मैंने प्लेयर पे अप्लाई करा था, जो कि हमारा यहाँ पर क्यूब है। क्यूब पे हमने स्क्रिप्ट लगा रखी है। अब स्क्रिप्ट के बारे में मैं डिटेल्स बताऊँ उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हर गेम ऑब्जेक्ट का एक कंपोनेंट होता है जो कि उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करता है एंड सभी गेम ऑब्जेक्ट्स में एक कंपोनेंट ज़रूर होता है, वो है हमारा ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट। तो ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट का काम क्या होता है कि वो हमारी पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल को यूनिटी के अंदर डिफाइन करता है। पोजीशन बताता है कि हमारा लोकेशन क्या है, यहाँ पर स्पेस के अंदर हम कौन सी जगह पर है, हमारे जो सीन है उस वर्ल्ड में हमारा ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है, वो हमारे XYZ कोऑर्डिनेट्स बताता है पोजीशन। सिमिलरली रोटेशन हमारी प्रोवाइड करती है कि हम किस ओरिएंटेशन में हैं एंड स्केल बताता है कि हम कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ वैल्यू को चेंज करूं तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस चेंज करने से हमारा क्यूब बड़ा छोटा हो रहा है एंड वाई एक्सिस चेंज करने से हमारा स्केल बड़ा हो रहा है वाई एक्सिस पर। वहीं अगर मैं पोजीशन चेंज करूँ तो ये आगे पीछे हो रहा है, जेड एक्सिस में करने से ये लेफ़्ट राइट हो रहा है एंड वाई एक्सिस में करने पर ये अप डाउन हो रहा है। तो ये चीज़ होती है ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के अंदर। ट्रांसफॉर्म हमारा एक कंपोनेंट है एंड ये कंपोनेंट हर गेम ऑब्जेक्ट के अंदर इनबिल्ट होता है, ठीक है। अब सिमिलरली मैंने बताया था कि कंपोनेंट हम खुद भी बना सकते हैं एंड एक ऐसे ही कंपोनेंट हमने मूवमेंट करके मूवमेंट प्लेयर नाम से बनाया था एंड ये स्क्रिप्ट मैंने अभी लिखी है एंड इसको हम थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लोर करते हैं। बट इससे पहले हम कुछ एक्सप्लोर करें, इसे मैं खाली कर देता हूँ। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो हमारी खाली स्क्रिप्ट मिलती है स्टार्टिंग में, जब हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं, एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, कंपोनेंट ऐड करते हैं यूनिटी के अंदर, तो हमें ऐसी एक एम्प्टी स्क्रिप्ट प्रोवाइड होती है शुरुआत में, जिसमें सबसे पहली लाइन है यहाँ पर यूजिंग यूनिटी इंजन। C# के अंदर जब हम कोड कर रहे होते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हम कौन सी लाइब्रेरीज़ का यूज़ कर रहे हैं एंड कौन सी लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर बताने के लिए हमने यूजिंग करके कीवर्ड होता है उसका यूज़ करते हैं। यूजिंग यूनिटी इंजन हमें बताता है कि कोड में हम कौन से इंजन का यूज़ कर रहे हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग, हम किस चीज़ के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं अपना। तो सबसे पहले चीज़ हमारे यहाँ पे यूजिंग यूनिटी इंजन बताती है कि हम यूनिटी इंजन के लिए कोड कर रहे हैं एंड जो भी यहाँ पे कोड होगा वो हमारा यूनिटी के अंदर रन किया जाएगा। तो ये पहली लाइन का डेफिनेशन आई होप क्लियर होगा सबको। एंड सेकेंड लाइन को समझने के लिए आपको एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट समझना होगा, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। एंड आपने बहुत सारी जगह सुना भी होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं एंड ऊप्स कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बाय द वे। तो ऊप्स की काफ़ी लैंग्वेजेस होती हैं एंड काफ़ी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, अगर अभी तक आपको ये चीज़ नहीं पता है एंड अगर आप में से कोई फर्स्ट ईयर का है एंड जिन्होंने ऊप्स नहीं पढ़ा है तो उनके लिए ये चीज़ है। ऊप्स बेसिकली बना है दो चीज़ों से, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का बेसिक डेफिनेशन समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे जैसे कि क्लासेस हमारी ब्लूप्रिंट है एंड फॉर एग्जांपल हम एक कार का ब्लूप्रिंट ले रहे हैं यहाँ पर। तो क्लास हमारी हो गई एक कार का ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट हो गया हमारा वो कार, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट बेसिकली डिफाइन करता है कि हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्या क्या मेथड्स होंगे उस स्पेसिफिक कोड के अंदर। ब्लूप्रिंट डिफाइन करता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे कार के, एबिलिटीज़ क्या क्या होगी, वो क्या क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं हम, एंड कार का एक कलर होगा, कार की एक स्पीड होगी। ये सारी चीज़ें हमारी ब्लूप्रिंट में होती है। एंड अगर हम एक स्पेसिफिक कलर डाल दें उसमें, जैसे कि एक रेड कार मान लें हम, तो रेड कार एक ही कार होगी तो वो एक ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हम ब्लूप्रिंट से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं
एंड अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए जैसे हमने एक ब्लूप्रिंट उठाया कार का एंड उससे हमने दो कार्स बना ली, एक ब्लू कार एंड एक रेड कार। तो ये दो रेड एंड ब्लू अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे सेम क्लास के। एंड इनके पास सेम प्रॉपर्टीज़ है, जैसे दोनों के पास एक कलर है, दोनों के पास एक मैक्सिमम स्पीड है, दोनों के पास इंजन है, दोनों के पास व्हील्स है। एंड ये सारी चीज़ें कहाँ पर डिफाइन है? क्लास के अंदर। इससे क्या होता है, हमें बार बार कोड नहीं करना पड़ता चीज़ों को, हमें एक क्लास बना करके उसको रिपीटेटिवली इंस्टांसेस उसके बना के उसके ऑब्जेक्ट्स बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो आई गेस इतना क्लियर है अभी तक। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में? अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? यप। तो ब्लूप्रिंट हो गया हमारा क्लास, एंड उस ब्लूप्रिंट से हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो रियल होंगे। एक्चुअली क्लासेस के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते ज़्यादा, उसके प्रॉपर्टीज़ एंड एबिलिटीज़ को हमने डिफ़ाइन कर दिया, अब वो डिफ़ाइन हो गए। अब हम उसके ऑब्जेक्ट बना करके उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोड के थ्रू समझाता हूँ ये चीज़। यहाँ पर एक कार नाम की मैंने क्लास बनाई है, ठीक है। कार नाम की क्लास है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी है, कलर और स्पीड। तो हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो कह रहा है कि कार के पास एक कलर होगा और एक स्पीड होगी, मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। एंड कार हमारी ड्राइव कर सकती है, ये एक मेथड हो गया, ठीक है। अलग अलग वेरिएबल्स को हम प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं एंड अलग अलग फंक्शंस को हम मेथड बोलते हैं। यहाँ पर एक क्लास के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स हो सकते हैं। एंड वहीं पे हमने कार का एक इंस्टेंस बनाया, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बना लिया माई कार नाम से। अब माई कार एक ऑब्जेक्ट है और कार एक क्लास है। कार के पास प्रॉपर्टी है कलर की एंड स्पीड की, एंड उस कलर और स्पीड को अगर हम सेट करेंगे तो ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तब हम उसे सेट करना पड़ेगा। जैसे हमने रेड दे दिया कलर एंड स्पीड दे दी हमने 100, तो अब यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया कार का माई कार नाम से, जिसका कलर रेड है एंड जिसकी स्पीड 100 है। तो कार हमारी क्लास हो गई एंड माई कार हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऐसे ही हम और भी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि लाइक मैंने एक और कार बना दी माई सेकंड कार, एंड उसके अंदर न्यू कार बनाने के बाद हम वहाँ पर रेड की जगह ब्लू दे देंगे एंड स्पीड 100 की जगह 200 दे देंगे। एंड मेथड अलग भी, मतलब मेथड तो अभी यहाँ पर एक ही डिफ़ाइन हो रखा है ड्राइव, तो उसको ही यूज़ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और भी हम मेथड यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का आई गेस इतना क्लियर होगा कि कार बेसिकली एक क्लास है यहाँ पर और माई कार एक ऑब्जेक्ट है। कार का कोई भी स्पेसिफिक कलर नहीं है, बट उसके पास प्रॉपर्टी है कलर की, वो ब्लूप्रिंट रख रहा है, कलर होगा। जो भी हम कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें कलर देना पड़ेगा, एक स्पीड देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने उसको एक कलर दे दिया रेड एंड एक स्पीड दे दी 100। अब हम एक बहुत ही ज़रूरी एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होता है कई लोगों के लिए, एंड कई लोगों के लिए काफ़ी ईजी होता है, बट अगर हम समझेंगे इसको तो ये उतना डिफ़िकल्ट है नहीं। इनहेरिटेंस बेसिकली बस ये कह रहा है कि हमें एक क्लास जब हमने बनाई तो उसके मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ को हमें दूसरी क्लास में यूज़ करना है, तो हम उसको इनहेरिट कर लेंगे, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ एंड उसके सारे मेथड को हम किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट कर लेंगे। एंड इसका एग्जाम्पल देने के लिए एक मैंने मान लेते हैं व्हीकल का ब्लूप्रिंट लिया, जिसके अंदर एक स्पीड है एंड फ्यूल कैपेसिटी नाम के दो प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पीड एंड फ्यूल कैपेसिटी। तो व्हीकल के अंदर स्पीड एंड फ्यूल कैपेसिटी तो इनबिल्ट है, ठीक है। अब वो व्हीकल बाइक भी हो सकती है एंड वो व्हीकल कार भी हो सकता है। तो व्हीकल की प्रॉपर्टीज़ दोनों को ही चाहिए, मतलब बाइक को भी एक फ्यूल कैपेसिटी एंड स्पीड चाहिए होगा, एंड वहीं कार को भी एक फ्यूल कैपेसिटी एंड स्पीड चाहिए होगा। एंड दोनों सेम कोड तो लिखना हमें ज़रूरी है नहीं, क्योंकि अगर हम सेम कोड लिखेंगे तो फिर ऐसा होगा ना कि हम अपने आप को ही रिपीट कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को रिपीट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे कि व्हीकल क्लास बना लेंगे एंड व्हीकल क्लास को हम इनहेरिट कर लेंगे दोनों में, बाइक में भी एंड कार में भी। तो बाइक में भी हमने व्हीकल को इनहेरिट कर लिया एंड कार में भी इनहेरिट कर लिया, एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है अब हम यूज़ कर सकते हैं। तो बाइक के अंदर भी हमारे पास स्पीड आ गया एंड कार के अंदर भी हमारे पास स्पीड आ गया, बाइक के अंदर भी फ्यूल कैपेसिटी आ गई, कार के अंदर भी फ्यूल कैपेसिटी आ गई। अब कुछ स्पेसिफिक मेथड अगर हमें देना है, जैसे बाइक को अगर हम ड्रिफ्ट की एक मेथड दे दें ड्रिफ्ट का, जो सिर्फ बाइक कर सकती है, तो वो हम बाइक के ब्लूप्रिंट के अंदर डालेंगे।
एंड कार को जैसे हमने हॉन्क का दे दिया, तो अब वो कार के पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई, एक एक्स्ट्रा मेथड आ गया हॉन्क, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करेंगे, एंड उससे क्या होगा कि हमारी जो भी चीज़ें होंगी वो ब्लूप्रिंट से एक दूसरे ब्लूप्रिंट में इनहेरिट हो जाएंगी, उसको हम दूसरी जगह से यूज़ कर सकते हैं। तो यही हमने लिख भी रखा है यहाँ पर, इनहेरिटेंस अलाउज वन क्लास टू इनहेरिट करेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स फ्रॉम अनदर, दिस इनेबल्स कोड रियूजिबिलिटी। यहाँ पर रियूजिबिलिटी हो जाती है हमारी कोड की, तो हमें दोबारा बार बार लिखना नहीं पड़ता। एंड स्ट्रक्चर लेटिंग अस बिल्ड अपॉन एग्जिस्टिंग क्लासेस रेदर देन स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच ईच टाइम, तो हमें बार बार शुरू से नहीं लिखना पड़ता। अब एनोलॉजी क्या दी है यहाँ पर हमने कि एक व्हीकल को हम देख सकते हैं, जैसे जनरल कॉन्सेप्ट है जो दोनों गाड़ी में एंड बाइक में यूज़ होगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया, एंड उनके बेसिक फीचर को हम इनहेरिट करें, जैसे कि स्पीड एंड फ्यूल कैपेसिटी। हाउएवर ईच कैन ऑल्सो हैव इट्स ओन यूनिक फीचर्स, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कार को अगर हम हॉन्क देना चाहें एक मेथड, एंड बाइक को हम एक ड्रिफ्ट करके मेथड दे सकते हैं, अलग अलग मेथड दोनों के पास हो जाएंगे। तो बेसिकली इनहेरिट करेगा जो वो प्रॉपर्टीज़ वो तो कॉमन रहेंगी, एंड जो प्रॉपर्टीज़ वो इनहेरिट नहीं करेंगे वो उनके खुद के अंदर लिखी रहेंगी, ठीक है। इसका बेनिफिट्स भी यहाँ पे है, रिड्यूसेस रिडंडेंसी एंड लेट अस क्रिएट जनरल रियूजेबल टेम्पलेट, ठीक है। अब इसको कोड के थ्रू समझते हैं एक बार। हमने एक व्हीकल बनाया एंड हमने एक कार क्लास बनाई। अब व्हीकल के पास स्पीड है एंड व्हीकल के पास एक मेथड है मूव, व्हीकल के पास एक वेरिएबल स्पीड है एंड मेथड है मूव। अब हमने इस स्पीड को, कार के पास भी तो हमें स्पीड चाहिए, तो हमें दोबारा ना लिखना पड़े, इसलिए हम व्हीकल को ही यहाँ पर एज इनहेरिट कर लेंगे, एंड व्हीकल हमारी बेस क्लास हो जाएगी एंड कार हमारी चाइल्ड क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो हमें एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करके हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। एंड सिमिलरली कुछ ऐसा ही कोड आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। मोनो बिहेवियर क्लास को हम यहाँ पर इनहेरिट कर रहे हैं मूवमेंट प्लेयर क्लास के अंदर। तो हमारे जो भी कंपोनेंट हम क्रिएट करते हैं वो बेसिकली खुद में ही एक क्लास होती है, एंड उस क्लास को हम, मतलब एक टेम्पलेट हम बना रहे हैं कंपोनेंट का, एंड इस कंपोनेंट को हम अलग अलग गेम ऑब्जेक्ट पर यूज़ कर सकते हैं। एंड इस गेम ऑब्जेक्ट को मतलब गेम ऑब्जेक्ट पे इस कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करना होता है यूनिटी के अंदर। तो मैं शो कर देता हूँ, जैसे कि अगर जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हमने मूवमेंट प्लेयर स्क्रिप्ट जैसे ऐड कर रखी है। ये मूवमेंट प्लेयर स्क्रिप्ट हमारा एक कंपोनेंट है जो क्यूब नाम की गेम ऑब्जेक्ट में ऐड हो रखा है, ठीक है। इसको हम रिमूव करके दोबारा से ऐड करके मैं दिखा देता हूँ आपको। या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल सबसे टेक्निक है, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या तो हम ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करके यहाँ पर मूवमेंट प्लेयर लिख करके उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसे ऐड करने से क्या होता है कि हमारी स्क्रिप्ट ऐड हो जाती है, यहाँ पे एक कंपोनेंट ऐड हो जाता है हमारे गेम ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। एंड इसी तरीके से हम अलग अलग गेम ऑब्जेक्ट्स पर इस सेम कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। तो जब हमारे पास ये मूवमेंट स्क्रिप्ट थी, मूवमेंट प्लेयर वाली, ये हमारा एक क्लास था, पर जब हमने इसे ऐड कर दिया क्यूब के ऊपर, तब अब हमारा ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके अंदर हम स्पीड की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक हमारे पास यहाँ पे क्लास थी, कोड था हमारे पास, तो वो एक क्लास था, एंड जब हमने उसे ऐड कर दिया किसी गेम ऑब्जेक्ट पर तो वो एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट वहाँ पर बन गया एंड वो ऐड हो गया वहाँ पर। एंड यहाँ पर पब्लिक फ्लोट स्पीड जो मैंने लिख रखा है वो एक वेरिएबल है जो कि स्पीड डिनोट कर रहा है कार की या किसी भी प्लेयर की मूवमेंट को, स्पीड को डिनोट कर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। अब मोनो बिहेवियर क्या है इसको समझते हैं। मोनो बिहेवियर बेसिकली यूनिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, एक क्लास है, एक बेस क्लास है, जिसको हम मोस्टली हर स्क्रिप्ट में ही इनहेरिट कर रहे होंगे, क्योंकि जितने भी मेन फीचर हैं हमारे, जितने भी मेन फीचर्स हैं हमारे, जैसे स्टार्ट एंड अपडेट के मेथड हैं, ये दोनों ही मेथड हमारे मोनो बिहेवियर नाम की क्लास में मिलते हैं हमें। तो मोनो बिहेवियर यूनिटी के द्वारा, यूनिटी इंजन लाइब्रेरी के अंदर से मिली हुई एक क्लास है। इस क्लास को हम अपनी क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं, मूवमेंट प्लेयर नाम की क्लास में। एंड यहाँ पर हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ जो भी मोनो बिहेवियर की हैं, सारे मेथड्स, सारी प्रॉपर्टीज़, वो यहाँ पर यूजेबल हो जाते हैं हमारे प्लेयर मूवमेंट के पास, ठीक है, मूवमेंट प्लेयर स्क्रिप्ट के पास। तो अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना रखा है
जो कि स्पीड का वेरिएबल है, एंड इस स्पीड के वेरिएबल को हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं स्पीड से, ठीक है। एंड स्टार्ट एंड अपडेट क्या है यहाँ पर? स्टार्ट एंड अपडेट दो फंक्शंस हैं जो मोनो बिहेवियर यूनिटी के क्लास के अंदर हमें मिलते हैं। स्टार्ट एक ऐसा फंक्शन है जो गेम के स्टार्ट होते ही अपने आप ही कॉल होता है एक बार, एंड अपडेट एक ऐसा मेथड है जो गेम के हर फ्रेम पर कॉल होता है। यानी कि जब हम गेम खेल रहे होते हैं तो आपने कई जगह सुना होगा ना, FPS 30 FPS एंड 60 FPS गेम है हमारी, एंड मतलब इतनी स्पीड से चल रही है, तो वो FPS होता है बेसिकली फ्रेम पर सेकंड, एंड वो डिनोट करता है कि कितनी बार कैलकुलेशंस हो रही हैं हमारी गेम में, कितनी बार हमारा फ्रेम अपडेट हो रहा है, ठीक है। एंड फ्रेम हर लगभग मतलब मिली सेकेंड्स में एंड सेकेंड्स में अपडेट होता है, तो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ जाती हैं, इसलिए GPU वगैरह का यूज़ करते हैं हम गेमिंग में, ठीक है। मगर अपडेट फंक्शन जो है वो हर फ्रेम अपडेट पे कॉल होता है, तो जैसे हमारी फ्रेम अपडेट होगी वैसे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा अपने आप ही। तो मैं एक डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्ट फंक्शन में सबसे पहले debug.log। debug.log बेसिकली यूज़ किया जाता है कंसोल में हमें कुछ भी प्रिंट कराना हो उसके लिए। तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिख देंगे स्टार्ट फंक्शन इज़ कॉल्ड, एंड अब हम इसे रन करके देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स लुक। ओके, सो अब हम प्ले करके देखते हैं एंड अपना कंसोल खोल लेते हैं सबसे पहले, जहाँ पर हमें debug.log प्रिंट करता है। debug.log प्रिंट करता है कंसोल में हमारी चीज़ें, एंड हमने प्ले करा जैसे ही आप देख सकते हैं स्टार्ट फंक्शन इज़ कॉल्ड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कंसोल के अंदर हमारे। अब हम इस सेम चीज़ को अपडेट फंक्शन के अंदर करके देखते हैं, ठीक है। हम सेम स्टेटमेंट उठाएंगे एंड इसे हम यहाँ पर लिखते हैं, एंड स्टार्ट की जगह हम अपडेट कर देते हैं इसे। मतलब अपडेट फंक्शन बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे स्टार्ट है, बट स्टार्ट बस एक बार कॉल होता है एंड अपडेट जो है वो हर फ्रेम पे कॉल होता है। तो एग्जांपल मैंने दिखाना था बट ये थोड़ा सा, यप, अपडेट फंक्शन इज कॉल्ड एक बार आया, बट लेट्स सी, दोबारा प्ले करके देखते हैं। ओके, सो ये प्ले हो गया एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप अपडेट फंक्शन बार बार कॉल हो जा रहा है अपने आप ही, ठीक है। अपडेट फंक्शन इज कॉल्ड, अपडेट फंक्शन इज कॉल्ड, ये बार बार प्रिंट होते जा रहे हैं, एंड ये शो करता है कि हमारा अपडेट फंक्शन कितनी बार कॉल होता है एक फ्रेम में, ठीक है। अपने आप ही कॉल होते जा रही है ये चीज़ें, एंड कंसोल को आप क्लियर करने के लिए यहाँ पर क्लियर बटन है छोटा सा, इस पर क्लिक करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको अपडेट एंड स्टार्ट में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, एंड कैसे हम स्टार्ट फंक्शन को कॉल करना है, कैसे हमें अपडेट फंक्शन को कॉल करना है। बस हमें वॉइड स्टार्ट लिखना है, एंड यहाँ पर हम स्टार्ट फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें लिखनी हो वो लिख सकते हैं। जो भी हमें एक बार कॉल कराना हो वो हम स्टार्ट फंक्शन के अंदर लिखेंगे, एंड जो भी हमें बार बार कॉल कराना हो वो हम अपडेट फंक्शन के अंदर लिखेंगे। अब अगर हम चेक कर पाएँ कि हमने कोई इनपुट किया है कि नहीं, बेसिकली हमने कोई की प्रेस करी है या अपना माउस स्लाइड करा है, अगर हम इस इनपुट को गेट कर पाएँ तभी एक प्रॉपर गेम बन पाएगी। एक्चुअली जब हम गेम को खेलते हैं तो हम प्ले करने के लिए कीबोर्ड पे इनपुट डालते हैं, WASD, इन कीज़ का हम यूज़ करते हैं, स्पेस से हम जंप करते हैं। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम बेसिकली नेविगेट करते हैं एक इन्वायरमेंट के अंदर, एक लेवल के अंदर जब हम प्ले करते हैं तो इस इनपुट को कैसे लिया जाए कोड के थ्रू, ठीक है। तो इसके लिए यूनिटी हमें एक इनपुट कीवर्ड प्रोवाइड करता है। इनपुट के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि गेट की, गेट एक्सिस, गेट की डाउन, गेट की अप। तो इससे क्या होता है कि गेट की डाउन, जैसे अगर हमने कोई की प्रेस करी
तो वो गेट की डाउन फंक्शन उसे डिटेक्ट कर लेगा। गेट की अब क्या है, कोई हमने की रिलीज़ करी तो गेट की अब उसे डिटेक्ट कर लेगा। एंड यहाँ पर गेट एक्सेस फंक्शन भी हमें स्पेशली मूवमेंट के लिए दिया जाता है। गेट एक्सेस में अगर हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लिखा तो जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा ना, उसमें कोई भी मूवमेंट डिटेक्ट करते ही हमारा अपडेट फंक्शन इसे रन कर देगा। तो हम इसको एक बेसिकली एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जो जितना भी हमारी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी इसे हम एक फ्लोट बेसिकली एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो इसको हम फ्लोट बोल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम मूव हॉरिजॉन्टल को स्टोर कर रहे हैं। तो फ्लोट मूव हॉरिजॉन्टल हमारी इनपुट ले रहा है हॉरिजॉन्टल की। ठीक है, एंड सिमिलरली हम फ्लोट मूव वर्टिकल बना देंगे एंड ये हमारी वर्टिकल की एक्सेस का इनपुट लेगा। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल बेसिकली ए और डी कीज़ को एंड लेफ्ट एंड राइट कीज़ को यूज़ करता है, एंड वर्टिकल हमारा डब्ल्यू एंड एस एंड साथ में हमारा अप एंड डाउन कीज़ को यूज़ करता है। एंड इनसे जो भी हमें इनपुट मिलेगा, जितना भी मतलब समय तक हमने उसको प्रेस करा, वो बेसिकली हमारा मूव हॉरिजॉन्टल एंड मूव वर्टिकल में स्टोर हो जाएगी वैल्यू। एंड इस यूनिटी के अंदर एक स्पेशल चीज़ होती है वेक्टर 3 एंड वेक्टर 2 दोनों मतलब एक क्लास होती है जो कि मोनो बिहेवियर के अंदर हमें मिल जाती हैं चीज़ें। वेक्टर 3 का काम ये होता है बेसिकली कि हमें 3 इनपुट चाहिए, जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए 3 डिफरेंट इनपुट्स चाहिए। तो वेक्टर 3 में हम उन 3 इनपुट्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर मैं जैसे एक मूवमेंट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वेक्टर 3 विच इज़ अ न्यू वेक्टर, एंड इसके अंदर हम मूव हॉरिजॉन्टल लेंगे, एक फ्लोट ले लेंगे 0.0f का, एंड मूव वर्टिकल लेंगे। क्योंकि अभी हम अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स मूव नहीं कर रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर बीच वाली वैल्यू को 0 रखा है। तो हम वाई एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं कर रहे होंगे, हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मूव कर रहे होंगे। यहाँ पर मूव वर्टिकल। ठीक है, एंड इस मूवमेंट को हमें स्टोर कराना होगा इस ट्रांसफॉर्म नाम के कंपोनेंट के अंदर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये ट्रांसफॉर्म नाम का जो कंपोनेंट है ना, किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के अंदर ये पोजीशन, रोटेशन और स्केल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हमें किसी की पोजीशन चेंज करनी है, जब हम मूव कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, एंड अगर हमें किसी की पोजीशन चेंज करनी है तो हमें ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट का एक्सेस चाहिए होगा। तो यानी कि हमें एक मूवमेंट प्लेयर नाम के कंपोनेंट के अंदर किसी दूसरे कंपोनेंट का एक्सेस चाहिए। इसके लिए बेसिकली हम या तो एक पब्लिक करके यहाँ पर एक्सेस बना सकते हैं ट्रांसफॉर्म का, बट इसकी ज़रूरत हमें है नहीं, क्योंकि यूनिटी जो है ट्रांसफॉर्म नाम के कंपोनेंट को इनबिल्ट बना के रखता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्म, एंड हमारा यूनिटी जो है वो समझ जाएगा कि हम ट्रांसफॉर्म, इस पर्टिकुलर प्लेयर की ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म के बाद हमारे पास फंक्शन होता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट फंक्शन जो होता है वो हमारी पोजीशन को चेंज करने के लिए मदद करता है, एंड ट्रांसलेट के अंदर हमें कितना दूर जाना है ये चीज़ हमें बतानी पड़ती है। तो हम बेसिकली एक मूवमेंट मान लेते हैं, मूवमेंट इनटू स्पीड, जो कि हमें बताएगा कि कितनी स्पीड से और कितना डिस्टेंस कवर करना है हमें, एंड टाइम डॉट डेल्टा टाइम यहाँ पर हम लिख रहे हैं। टाइम डॉट डेल्टा टाइम क्या करता है कि जो हमारी मतलब फ्रेम अपडेट होता है जो हमारा, वो किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद होता है, तो उसको फिक्स करने के लिए उस डिले को हम टाइम डॉट डेल्टा टाइम का यूज़ करते हैं। एंड साथ में हमें यहाँ पे स्पेस डॉट वर्ल्ड भी देना पड़ेगा। स्पेस डॉट वर्ल्ड का क्या काम है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जो हमारे यूनिटी का इंटरफेस है सीन व्यू में, यहाँ पर आप एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पर ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करते हैं, बट ये एक्स वाई और जेड एक्सिस डिफाइन होता है इस वर्ल्ड के हिसाब से। तो इस वर्ल्ड के अंदर जो एक्स एक्सिस है वही ऑलमोस्ट हर ऑब्जेक्ट का एक्स एक्सिस होता है इनिशियली जब हम उसे बनाते हैं। बट व्हाट इफ़ अगर हम उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दें, अब इसका एक्स एक्सिस जो है ऑब्जेक्ट का और इस क्यूब का एक्स एक्सिस ये अलग है। अब अगर मैं इसे बोलूँ कि इस क्यूब को मुझे एक्स एक्सिस में मूव करना है, ठीक है, एक्स एक्सिस में मूव करना है, बट कौन सी एक्स एक्सिस में, क्या इस क्यूब की एक्स एक्सिस में या प्लेन की एक्स एक्सिस में, क्योंकि इन दोनों की एक्स एक्सिस अलग है। तो
हमें डिफाइन करना होगा कि हम कौन सी एक्स एक्सिस में मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमें बेसिकली कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने होंगे कि हमारे लिए एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस क्या है। एंड तो वर्ल्ड का जो इस सीन व्यू का जो वर्ल्ड है ना, उस वर्ल्ड के एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सिस सेम होते हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए। जब हम स्टार्ट करते हैं कोई 3D ऑब्जेक्ट हम नया क्रिएट करते हैं, तो उसका जो एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सिस आता है वही हमारा वर्ल्ड का एक्स वाई जेड एक्सिस होता है। तो इस वर्ल्ड का एक्स वाई जेड एक्सिस हम एक्सेस करने के लिए कोड में हमारे स्पेस डॉट वर्ल्ड का यूज़ करते हैं। तो ये स्पेस डॉट वर्ल्ड कीवर्ड हमें बताता है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस है क्या, किसके रिस्पेक्ट में हमारी बात हो रही है। वेक्टर 3 हमें बताता है कि हमें कितना मूव करना है एक्स एक्सिस में, कितना मूव करना है वाई एक्सिस में और कितना मूव करना है जेड एक्सिस में। एंड यहाँ पर हम स्पीड हम अपनी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने एक पब्लिक फ्लोट बनाया है। एंड पब्लिक फ्लोट बनाने का फ़ायदा ये रहता है हमारा कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है हम उसके अंदर वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं स्पीड की। तो बेसिकली यूनिटी हमारा समझ जाता है कि हमने एक क्लास के अंदर स्पीड नाम का प्रॉपर्टी दिया है, एंड इस प्रॉपर्टी को हम फ्लक्चुएट करके देख सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्पीड रख सकते हैं। तो अगर मैं एक डिफरेंट क्यूब बनाऊं एंड उसके अंदर भी सेम स्क्रिप्ट लगाऊं एंड उसके अंदर मैं अलग अलग स्पीड रख के देख सकता हूँ, ठीक है। एंड ये छोटी सी स्क्रिप्ट जो आप देख रहे हो ना, आई होपफुली मतलब इसमें से सब कुछ ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो अभी नहीं समझ में आ रही होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें अभी नहीं समझ में आ रही होगी, बट ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो इसको अगर हम सेव करके देखें तो ये बस इतनी सी स्क्रिप्ट हमारी मूवमेंट के, प्लेयर की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मतलब इतना छोटा सा कोड करके भी हम प्लेयर को मूव करवा सकते हैं। एंड वो क्यों करवा सकते हैं हम, क्योंकि जो हमारा प्लेयर है वो एक गेम ऑब्जेक्ट है, एंड यूनिटी ने हमारी मदद करी है मोनो बिहेवियर क्लास दे करके कि हम छोटा सा कोड करके एंड सिंपल सा कोड लिख करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख पाएँ। तो ये हमारी मोनो बिहेवियर की वजह से मदद हुई है, एंड मोनो बिहेवियर क्लास हमें यूनिटी ने बना के दिया है। तो ये फ़ायदा होता है हमारा गेम इंजन का। गेम इंजन हमें हेल्प कर देता है, हमारी स्क्रिप्टिंग में हेल्प कर देता है, एंड काफ़ी चीज़ों में हमारी हेल्प कर देता है यहाँ पर गेम इंजन। एंड यहाँ पर हमारा प्ले भी हो चुका है प्लेयर, तो हम इसको मूव करके देखें। देखो थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा। अगर ये क्यूब है, इसको मैं WASD के थ्रू मूव कर रहा हूँ, एंड ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको एरो कीज़ के थ्रू भी मूव कर सकते हैं, एरो कीज़ के थ्रू भी मैं मूव करके देख रहा हूँ, एंड ये वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड रोटेशन इसकी इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि रोटेशन मैंने थोड़ा सा प्लेन को रोटेट कर रखा है, तो उसकी वजह से इसकी रोटेशन चेंज हो रही है, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये चीज़, ठीक है। तो होपफुली इतना समझ में आ गया होगा आपको। किसी को अभी तक डाउट है तो वो पूछ सकता है। किसी को डाउट है यहाँ पर? यार तो फिर लाइक इतना कॉम्प्लिकेटेड, अभी यूनिक कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगा, बट लाइक काफी कुछ याद करने को भी इसमें। हाँ, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको दिख रही होगी, नई नई चीज़ें, जैसे कि इनपुट हो गया, गेट की हो गया, एंड गेट एक्सेस हो गया, वेक्टर 3 हो गया, ये सारी बहुत सारी नई नई चीज़ें दिख रही होंगी। एंड इतना कुछ याद करना ह्यूमन के लिए तो इम्पॉसिबल है, तो इतना कुछ हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो हमें जो भी मेन चीज़ें हैं वो तो याद हो ही जाती है। बाकी जो चीज़ें हमें याद नहीं भी होती तो उसको हम यहाँ पर यूनिटी मैनुअल स्क्रिप्टिंग के अंदर जा करके चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारी पूरी यूनिटी की डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पर हर चीज़ है, स्क्रिप्टिंग API है पूरा। स्क्रिप्टिंग API के अंदर जा कर के हम सारी चीज़ें देख सकते हैं जो भी हम मतलब यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है पहले से चीज़ें, उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसके अंदर जैसे मेरे को इनपुट के बारे में जानना है तो मैंने इनपुट लिखा एंड एंटर करा, एंड सर्च होएगा थोड़ी देर, स्क्रिप्टिंग API सर्च करेगा कि इनपुट क्या है, एंड इनपुट के बारे में हमें सारी डिटेल मिल जाएगी। अब इनपुट के अंदर कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक्सेलरेशन इवेंट, एनी की, एनी माउस पोजीशन डेल्टा, एंड गेट एक्सिस, गेट बटन, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो हमें सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन चीज़ें हैं वो तो यूज़ करते करते आपको याद हो ही जाएगी। बाकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको याद कर लेना, बाकी चीज़ें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अवेलेबल है। तो कभी भी आप कुछ भी चीज़ आपको सर्च करनी हो, कुछ भी चीज़ आपको यूज़ करना हो एंड आपको नहीं पता है कि कहाँ से हम इसको ढूंढें,
तो आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हो, उसका क्या यूज़ है उस फंक्शन का, उस पर्टिकुलर फंक्शन को कैसे यूज़ करना है, उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स जाएंगे, वो सारी चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो मैं इसकी लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके एंड जितने लोगों ने सेशन 1 नहीं देखा था एंड यहाँ पर अवेलेबल है अभी, वो लोग जाकर के सेशन 1 का समरी देख सकते हैं। सेशन 1 का मतलब वीडियो हमने अपलोड कर दिया यूट्यूब चैनल पर, उसकी भी लिंक मैंने चैट में भेज दिया, ठीक है। तो सेशन 1 जाकर के चेकआउट कर लो सब, एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड लाइक भी कर दो वीडियो को अगर पसंद आए तो, ठीक है। अब हमारा बेसिकली फंडा इतना ही था, एंड यूनिटी के बारे में, स्क्रिप्टिंग एपीआई के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दिया। स्क्रिप्टिंग एपीआई हमारा यूज़ होता है जो भी चीज़ें हम भूल जाते हैं या जो भी चीज़ें हमें यूज़ करनी है एंड उसके बारे में नहीं पता है, तो हम यूनिटी की डॉक्यूमेंटेशन चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर सारी डिटेल्स हमें मिल जाएंगी, ठीक है। एंड उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम स्पीड के अलावा एक इंट यूज़ कर लेते हैं, मान लो एक इंटीजर यूज़ कर लेते हैं। इंटीजर बेसिकली एक वेरिएबल डिफाइन करता है इंटीजर टाइप का, ठीक है। इंटीजर में हम जैसे एक प्लेयर के पास हेल्थ होती है, हेल्थ देना हो हमें किसी प्लेयर को, जैसे 100 है, एंड मान लो कि वो एक रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो इसकी हेल्थ जो है वो समय के साथ साथ कम होती जाएगी। तो हम हेल्थ को हेल्थ माइनस इक्वल टू 0.01, तो जितनी भी बार फ्रेम अपडेट होगा यहाँ पर हेल्थ जो होगी हमारी वो माइनस होते जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमने हेल्थ जो बनाया है, हम इसकी हेल्थ को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ बनाने के बाद हमें इसको सेव करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्ट को सेव करने से हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट में हेल्थ आ जाएगी, ठीक है। लेट इट लोड। तो हम बेसिकली अलग अलग वेरिएबल से अलग अलग चीज़ें स्टोर करवा सकते हैं, जैसे हेल्थ हो गई, या कितना कॉइन है, या कितना स्कोर है किसी प्लेयर का किसी पर्टिकुलर गेम में। उनको स्टोर करने के लिए हम डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। तो एक डेटा टाइप बेसिकली एक वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर 100 है, अब ये वैल्यू 100 जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे 99 कर देंगे या 88 कर देंगे। जब भी हम मतलब प्लेयर को इटरेट करेंगे किसी भी फ्रेम अपडेट पर, हम इसे कॉल करा सकते हैं कंडीशन दे करके। यहाँ पर हम इफ़ लिख सकते हैं, जैसे अगर हमने मान लो इफ़ इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड गेट की डाउन में क्यों एरर आ रही है इसमें? ओके, यहाँ पर दिक्कत है। वेट अ मिनट। दिस वर्क्स। अब ये बेसिकली एक इफ़ स्टेटमेंट हमने डाल दी। अब इस स्टेटमेंट के अंदर हम कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि हमें हेल्थ को चेंज करना है, तो हम या तो डीबग की स्टेटमेंट करा करके देख सकते हैं, जैसे W की इज़ प्रेस्ड। तो ये बेसिकली हमें बता देगा जब भी हम कोई की प्रेस करेंगे तो हम W की प्रेस्ड यहाँ पर डीबग कर देगा, वो कंसोल के अंदर प्रिंट कर देगा उस चीज़ को। एंड सिमिलरली अगर हमें हेल्थ को चेंज करना है तो हम यहाँ से हेल्थ को चेंज कर सकते हैं, एंड अलग अलग वेरिएबल्स बना सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि पब्लिक इंट स्कोर हो गया, या फिर पब्लिक इंट वैल्यू हो गया, या जितना उस पर मनी है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ साथ हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी कर सकते हैं डिफ़ाइन, जैसे कि पब्लिक स्ट्रिंग एंड प्लेयर का नेम, तो प्लेयर अंडरस्कोर नेम। इस तरीके से हम कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे ABCD लिख देते हैं अभी के लिए।
तो ये अलग अलग डेटा टाइप्स का हम यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों को स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास स्पीड हो गई, हेल्थ हो गई, स्कोर हो गया, वैल्यू हो गया, प्लेयर नेम हो गया, ये सारे अलग अलग डेटा टाइप हैं। एंड सी शार्प में इनके अलावा भी बूलियन एंड अलग अलग डेटा टाइप्स मिल जाते हैं आपको, जिसका यूज़ करके हम अलग अलग वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। तो प्लेयर नेम के अंदर जैसे ABCD स्टोर कर दिया हमने, हेल्थ के अंदर 100 स्टोर कर दिया, स्पीड के अंदर हमने 5F स्टोर कर रखा है, जो कि हमारी स्पीड बता रहा है कि कितनी स्पीड से हम मूव करेंगे। तो होपफुली इतना डेमोन्स्ट्रेशन काफ़ी रहेगा। यहाँ पे मैं W की प्रेस करके एक बार दिखा देता हूँ, जो इफ़ स्टेटमेंट अभी अभी हमने बनाई है, ये वाली इफ़ इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड डॉट W, ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि हम कौन सी की प्रेस करेंगे एंड कौन सी की प्रेस करने पे हमारा W की प्रेस लिखाएगा, वो W की प्रेस करने पे हमारा W की प्रेस लिखा आना चाहिए। तो ये हर फ्रेम पे कॉल हो रहा है फंक्शन, ठीक है। हर फ्रेम जब भी कॉल होगा तो ये अपडेट फंक्शन कॉल होगा, एंड अपडेट फंक्शन चेक करेगा कि क्या हमने W की प्रेस करी है, एंड अगर करी है तो वो W की प्रेस को लिख देगा कंसोल के अंदर, ठीक है। एंड स्टार्ट फंक्शन का जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये सिर्फ एक बार कॉल होता है, एंड अपडेट फंक्शन हर फ्रेम अपडेट के साथ कॉल होता रहता है। एंड इसके साथ ही हमारे पास यूनिटी के अंदर बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे फिक्स्ड अपडेट हो गया एंड अवेक हो गया, ये सारे मोनो बिहेवियर के अंदर हमें इनबिल्ट मिल जाते हैं फंक्शन, ठीक है। तो इन सारे फंक्शन का यूज़ करके हम अपने गेम को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव एंड बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं बेसिकली। तो इसका यूज़ करके आप लोग भी कुछ एक गेम बनाइए छोटी सी, जिसमें प्लेयर मूव कर सके, एंड मतलब जो भी अभी तक आपने सीखा है यूनिटी के थ्रू उसको प्रैक्टिस में यूज़ कीजिए, एंड पूरे हफ्ता है आपके पास, पूरा हफ्ता लगाइए, एंड अगले सैटरडे को हम देखते हैं कि किस टाइप की गेम किसने बनाई है, ठीक है। तो बेसिकली मूवमेंट का यूज़ कीजिए, स्टार्ट फंक्शन का यूज़ कीजिए, एंड अलग अलग वेरिएबल्स का यूज़ कीजिए। बाकी अगले सेशन में हम बात करेंगे कि UI का कैसे हमें यूज़ करना है यूनिटी इंजन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्ले हो चुका है गेम, एंड अभी हम W की प्रेस करते हैं तो देखिए W की इज़ प्रेस्ड लिखा हुआ आ रहा है, एंड साथ में वो W की से आगे भी बढ़ रही है चीज़, जैसे हमने ASD से ये मूव कर रहा है जैसे, वैसे W से आगे भी बढ़ रहा है, एंड W की इज़ प्रेस्ड भी लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि जब भी अपडेट फंक्शन कॉल हो रहा है तो वो पूरा सारी स्टेटमेंट को चेक कर रहा है। इफ़ के बाद वो फ्लोट पे भी जा रहा है, ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट को भी कॉल कर रहा है, तो इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है, गेम ऑब्जेक्ट क्यूब है जो हमारा, वो मूव भी कर रहा है, एंड साथ साथ वो W की इज़ प्रेस्ड भी लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर जब भी हम चाहें कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट देख सकते हैं, कोई कंडीशन दे देंगे, और उस कंडीशन के अंदर हम चीज़ों को जो भी हम चाहें, जैसे प्लेयर नेम है, वैल्यू है, अगर हमें स्कोर ऐड करना है तो हम स्कोर ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। स्कोर प्लस इज इक्वल टू 1, जैसे जब भी हम W की प्रेस करेंगे तो स्कोर हमारा 1 बढ़ जाएगा, एंड हेल्थ हमारी घट जाएगी, हेल्थ माइनस इज इक्वल टू 10। तो बेसिकली जब हम 10 बार W की को प्रेस करेंगे तो हमारी हेल्थ घट जाएगी। इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ों को, क्रिएटिव आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने क्लियर कर दिया है, अभी तो ये लोड नहीं हुआ एक्चुअली, इसको दोबारा प्ले करना पड़ेगा हमें। एंड ओके, सो ये प्ले हो चुका है, एंड अब इसके अंदर हम देख रहे हैं जब हमारा जो क्यूब है उसकी अभी हेल्थ 88 है, ठीक है। एंड अब हमने W की प्रेस करी, यहाँ पर 68 हो गई, 78 हो गई, 68 हो गई, एंड घटते जा रही है, एंड स्कोर हमारा 2 हो गया। एंड यहाँ पर फिर से मैंने W की प्रेस करी, हमारा हेल्थ जो है यहाँ पर 58 हो गया, 58, एंड स्कोर हमारा 3 हो गया, ठीक है। एंड फिर से मैंने की प्रेस करी, यहाँ पर हेल्थ हमारा 48 हो गया, स्कोर हमारा 4 हो गया।
तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ को हम ट्राई कर सकते हैं, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को लगा करके यहाँ पे कंडीशंस अलग अलग लगा सकते हैं, एंड अलग अलग कंडीशन जो कि वो हमारी वो बताएगी कि हम क्या आउटपुट देना चाहते हैं उसके अंदर। यहाँ पर जैसे मैंने डीबग स्टेटमेंट लगा के दिखाई, स्कोर एंड हेल्थ लगा के दिखाया, इसी तरह आप अलग अलग चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। एंड जो भी कोई भी डाउट हो अगर कि इस फंक्शन का यूज़ कैसे करना है, इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स क्या क्या चाहिए, इस क्लास को कहाँ इंपोर्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यूनिटी के डॉक्यूमेंटेशन में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। यूनिटी के डॉक्यूमेंटेशन में आप जाएंगे, स्क्रिप्टिंग एपीआई पे जाएंगे, एंड यहाँ पर जो भी आपको सर्च करना हो, कुछ भी सर्च करना हो, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है, कोलाइडर्स से लेकर के यूनिटी इंजन की हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, कैमरा, कैनवास एंड कॉन्टैक्ट पेयर पॉइंट, कर्सर, डीबग। डीबग के अंदर हम जाएंगे एंड डीबग के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं वो चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो हमने डीबग पे क्लिक करा एंड डीबग के अंदर यहाँ पर हमारे पास असर्ट फॉर्मेट एंड लॉग। अब लॉग का क्या यूज़ है डीबग के अंदर, तो वो चेकआउट करेंगे, तो लॉग पे क्लिक कर देंगे एंड ये बताता है कि स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट टू बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर डिस्प्ले। तो बेसिकली हमारा डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है लॉग, एंड लॉग के अंदर हमें एक मैसेज पास करना होता है, ठीक है। एंड इसका यूज़ केस कैसे करना है वो भी करके दिखा देते हैं यहाँ पर, debug.log hello प्लस गेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब एक छोटा सा और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ वैल्यूज़ एंड इसको यूज़ नहीं कर सकते, हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे किसी और कंपोनेंट को हमें एक्सेस देना है यहाँ पर, तो हम रिजिड बॉडी को मान लीजिए एक्सेस देना है, ठीक है। रिजिड बॉडी को RB नाम से हम बना देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हम पब्लिक कर देंगे इसको, ठीक है। पब्लिक करके हम मैनुअली सेट करेंगे कि रिजिड बॉडी कहाँ से हमें सेट करना है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी हम यहाँ पे सेट करेंगे एंड रिजिड बॉडी के अंदर लेट्स से रिजिड बॉडी के अंदर हमें कुछ प्ले करना है, तो लेट्स से मास हम इसका डबल कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगर हमने W दबाया तो RB जो है उसका मास जो है वो डबल हो जाए, ठीक है। RB डॉट मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ RB डॉट मास। बेसिकली जो भी हमारा मास होगा रिजिड बॉडी में उसका डबल होकर के दोबारा से रिजिड बॉडी में स्टोर हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो अब इसका यूज़ करके देखते हैं। हमें सबसे पहले लोड होने देना होगा यहाँ पर, एंड अभी हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं एंड उनमें से एक ऑप्शन है RB का। RB यहाँ पर प्लेयर स्क्रिप्ट के अंदर बता रहा है कि इसको एक रिजिड बॉडी टाइप का कंपोनेंट चाहिए अपने अंदर, एंड हम इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जिससे हमारा क्यूब की रिजिड बॉडी जो है उसको एक्सेस मिल जाएगा RB का। एंड जब हम प्ले करेंगे अब एंड उसके बाद जब हम W की प्रेस करेंगे तो हमारा जो रिजिड बॉडी है उसका मास डबल हो जाना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा यही है। हम बेसिकली यहाँ पर सीख रहे हैं कि कैसे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को हम एक्सेस दे सकते हैं। यहाँ पर रिजिड बॉडी की जगह हम ट्रांसफॉर्म भी लिख सकते थे, बट क्योंकि ट्रांसफॉर्म हमें बिल्ट इन मिल जाता है यूनिटी की तरफ से, इसलिए हमने ट्रांसफॉर्म का यूज़ नहीं करा। एंड रिजिड बॉडी के लिए क्योंकि रिजिड बॉडी हमें बिल्ट इन नहीं मिलता तो हमें उसको एक अलग से कंपोनेंट को एक्सेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा प्ले हो चुका है गेम एंड W मैंने प्रेस करा एंड देखते हैं कि क्या मास डबल हुआ है रिजिड बॉडी का। एग्जैक्टली यहाँ पर डबल हो चुका है मास, एंड मैं दोबारा से W प्रेस करके दिखाता हूँ। ये देखिए 4 हो गया हमारा मास। तो ये 4 इसलिए हो गया क्योंकि हम स्क्रिप्ट में W प्रेस करने पे अपने मास को डबल करवा रहे हैं रिजिड बॉडी के थ्रू। एंड जैसे जैसे ये भारी होते जा रहा है इसको मूव करना भी डिफ़िकल्ट होते जा रहा है, उतने सेम फोर्स में भी ये कम मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये कमाल है ग्रेविटी का एंड रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी भी एक कंपोनेंट ही होता है बेसिकली गेम ऑब्जेक्ट के अंदर, एंड ये कंपोनेंट आज हमने मूवमेंट प्लेयर स्क्रिप्ट को एक्सप्लेन करा पूरा। तो आई होप C# के जितने भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई होगी इस सेशन के थ्रू, एंड C# के बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूनिटी में यूज़ होता है वो मैंने आपको यहाँ पे ट्राई करा कि समझा सकूँ। तो अभी किसी को डाउट है यहाँ पे लास्ट एक बार, कोई डाउट किसी को? ओके निखिल कुमार गो अहेड। भैया जैसे अभी तो हम यहाँ पे जो की दबा रहे हैं
किसी और ऑब्जेक्ट पे हमें चेंजेस लाने हो तो क्या करना होगा? किसी और गेम ऑब्जेक्ट में बोलो बोलो। जैसे गेम्स में होता है यूजुअली, किसी बुलेट से कोई प्लेयर टकरा गया तो ये चेंजेस आते हैं, वो इंटरेक्शन कैसे होगा? उस इंटरेक्शन के लिए हमें एक उस गेम ऑब्जेक्ट का एक क्लास बनाना पड़ेगा बेसिकली, एंड उस क्लास को हमें एक्सेस देनी पड़ेगी इस क्लास के अंदर। तो उसके लिए भी जैसे अगर हमने मान लो एक पब्लिक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, एंड पब्लिक ऑब्जेक्ट में हमारा मूवमेंट प्लेयर का ही बना लेते हैं सेम। तो हम इसी स्क्रिप्ट को दोबारा यूज़ करेंगे एंड इसको हम MP नाम दे देते हैं, ठीक है। अब मूवमेंट प्लेयर की जगह इसको हम प्लेन दे देते हैं, मूवमेंट प्लेन, ठीक है। यहाँ पर हम प्लेन को मूव करवाएंगे बेसिकली, ठीक है। एंड मूवमेंट प्लेन का जो स्कोर है उसको हम स्कोर को हम कम कर देंगे। तो बेसिकली हम स्कोर को वापस से -2 कर देंगे यहाँ पर। तो जितने बार भी हम W दबाएंगे हमारा जो प्लेन है उसका स्कोर -2 हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम एक्सेस देते हैं। एंड अब हमें पहले तो ये प्रॉपर्टी लगानी, ये क्लास लगानी पड़ेगी प्लेन पर, क्योंकि हमें प्लेन को एक स्कोर ऑब्जेक्ट देना है, ठीक है। प्लेन के साथ इंटरेक्ट करना है हमें। तो 2 अलग अलग गेम ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 अलग अलग गेम ऑब्जेक्ट्स को हम एक साथ इंटरेक्ट कराएंगे, ठीक है। लेट इट लोड। तो ये मूवमेंट वाली स्क्रिप्ट मैं प्लेन पे भी लगा देता हूँ। अब हमारे पास प्लेन के पास भी ये मूवमेंट स्क्रिप्ट आ जाएगी। एंड इसके पास भी एक स्कोर नाम का फंक्शन आ गया। अब इस स्कोर फंक्शन का एक्सेस हमें देना है M प्लेन को, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लेन को लेकर आएंगे एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे हम M प्लेन के अंदर। एंड सिमिलरली प्लेन के अंदर हम क्यूब को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो अब इन दोनों के अंदर एक कनेक्शन बन गया, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक कंपोनेंट है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जब हम इसे प्ले करेंगे एंड प्ले करने के बाद जब हम W प्रेस करेंगे तो इन दोनों का स्कोर एक दूसरे से इफेक्ट करेगा। तो अब जब हम W दबाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो स्कोर है वो -1 हो गया, क्योंकि इसका पर्सनल स्कोर तो +1 था, स्कोर तो इसका ऐड हो रहा था, बट M प्लेन ने इसके स्कोर को -2 भी तो कर दिया। तो यहाँ पर अभी हमारा स्कोर जो है वो -1 हो गया। एंड फिर से हम W दबाएंगे अगर, तो यहाँ पर हमारा स्कोर -2 हो जाना चाहिए। एंड यहाँ पर देख रहे हो W दबाने से हमारा सिर्फ प्लेन भी मूव कर रहा है साथ साथ क्यूब के साथ साथ, तो पूरा प्लेन ही मूव कर रहा है यहाँ पर। एंड स्कोर भी डिफरेंट होते जा रहा है, जैसे जैसे मैं W प्रेस कर रहा हूँ स्कोर माइनस में जा रहा है इंस्टेड ऑफ गोइंग प्लस, क्योंकि वो प्लस तो हो रहा है एक बार, बट प्लस होने के बाद वो 2 बार माइनस भी हो जा रहा है। तो प्लेन बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को माइनस कर रहा है एंड ये क्यूब जो है वो प्लेन को माइनस कर रहा है। तो क्लियर है क्या ये चीज़? हाँ निखिल बोलो। हाँ भैया, क्लियर है? ओके। और कोई डाउट? भैया आपने ऑब्जेक्ट को आगे पीछे मूव करके दिखाया, एंगुलर मूव कैसे करेंगे, लाइक डिग्रीज पे या फिर ऐसे कुछ करके? सिंपल है, बेसिकली जो मैंने ट्रांसलेट फंक्शन का यूज़ करा है यहाँ पर, इसकी जगह रोटेट का यूज़ करना है। यहाँ पर रोटेट है एक फंक्शन होता है जो यूनिटी के अंदर बिल्ट इन होता है, एंड इसका यूज़ करके हम इसको एक वेक्टर 3D दिया हमने एंड रोटेट कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये फंक्शंस अलग अलग है, इनका यूज़ तुम स्क्रिप्टिंग API में देख सकते हो अलग अलग फंक्शंस को, कि कैसे कौन से फंक्शन को यूज़ करना है। एंड बस हमें डिटेल्स पता होनी चाहिए कि कौन सा फंक्शन अवेलेबल है हमारे पास एंड कौन सा नहीं है, बस ये चीज़ें मेन होती है पता करना। बाकी C# में कोड करना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें सिमिलर ही होती है C एंड C++ की तरह। तो इतना क्लियर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, तो किसी को डाउट नहीं है ना? आई होप क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पे, क्योंकि एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है ये। ठीक है, तो
क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स समझ में आ गया है एंड हमारा टाइम भी 10 बज चुके हैं, तो अब इस सेशन को ख़त्म करते हैं यहीं पर ही। एंड आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अगले सेशन में मिलते हैं हम, एंड आप सभी एक प्रोजेक्ट बना करके लाइएगा अपना अपना, जिसमें हम देखेंगे कि किसने क्या प्रोग्रेस करी है, इतना जो हमने कोड करना सीखा उसको क्या यूज़ करा है, किस क्रिएटिव वे में यूज़ करा है। तो इससे एक छोटी सी गेम बना के लाना, कोई ज़्यादा टफ गेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, जो भी करना है यूज़ करो एंड क्रिएटिव आइडियाज़ का यूज़ करो एंड एक सिंपल सी गेम बना के लाओ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। You can leave now.